गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चलाया गया एक बड़ा आंदोलन था, उसके बारे में बात करेंगे। उसके कारणों और उस दौरान घटित हुई कुछ घटनाओं के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो 1929 में जब लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो उसमें कांग्रेस कार्यकारिणी में गांधी जी को ये अधिकार दिया गया कि वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ करें, और उसी के अनुसार 1930 में साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें एक बार फिर से ये सुनिश्चित किया गया कि गांधी जी जब चाहें, जैसे चाहें, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कर सकते हैं। अब हम इसके कारणों पे आए कि क्या कारण थे कि ये आंदोलन शुरू करने की ज़रूरत पड़ी। तो उन कारणों में पहला कारण हम कह सकते हैं कि साइमन कमीशन के बहिष्कार आंदोलन के दौरान जनता के उत्साह को देखकर यह लगने लगा कि अब एक आंदोलन की आवश्यकता देश को है। दूसरा कारण हम कह सकते हैं कि सरकार ने, क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसको अस्वीकार कर दिया था, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, श्री मोतीलाल नेहरू जी, उनने बनाई थी। तो उसको सरकार ने अस्वीकार कर दिया, तो इसके कारण भी बहुत असंतोष व्याप्त था। तीसरा कारण हम कह सकते हैं कि चौरा चौरी में जो 1922 की एक घटना थी, जिसके बारे में आपको याद ही होगा कि एकाएक चौरा चौरी एक थाने में, जहां पुलिस के कुछ लोगों को घेर करके जनता द्वारा आग लगा दी गई, उससे उस हिंसक घटना के कारण बापू ने अचानक से उस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो जो एक निराशा और भ्रम की स्थिति थी, उस निराशा को दूर करने के लिए यह आवश्यक हो रहा था कि अब एक कोई ऐसा आंदोलन चलाया जाए। अगले कारण के रूप में हम देखें कि 1929 में जो वैश्विक मंदी आई, वो भी इस आंदोलन का एक कारण थी। क्रांतिकारी आंदोलन को देखते हुए गांधी जी को ये भी डर था कि कहीं पूरा देश ही इस हिंसक आंदोलन की ओर न बढ़ जाए, अतः उन्होंने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को चलाना आवश्यक समझा। देश में सांप्रदायिकता की आग भी फैल रही थी, इसको भी रोकने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना, एक ऐसा आंदोलन चलाना जिसमें सभी वर्ग शामिल हों और हमारी आज़ादी की लड़ाई में जो सहभागिता कर सकें। तो असंतोष जो जनता में फैल रहा था, वो कहीं हिंसक की तरफ ना हो जाए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। तो इन सब कारणों से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। हम इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में देखें तो दिसंबर 1928 में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया और सरकार को ये अल्टीमेटम दिया गया कि 31 दिसंबर तक नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार अगर नहीं किया गया ब्रिटिश शासन द्वारा, तो अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। इसी बीच कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज्य का जो लक्ष्य का उल्लेख किया गया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्योंकि इस मांग को स्वीकार नहीं किया, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, परिणाम स्वरूप जो 1929 का लाहौर का एक ऐतिहासिक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ रावी नदी के तट पे, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय
लिए गए। क्या निर्णय लिए गए उसमें? उन इस लाहौर अधिवेशन में लिए गए निर्णयों में कुछ प्रमुख का मैं उल्लेख कर रहा हूँ। उनमें कि जैसे कांग्रेस विधान में पहली बार, इसको नोट करिएगा कि पहली बार कांग्रेस के संविधान में, अभी तक डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य या इस तरह की बातें हो रही थी, पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के अधिवेशन में की गई। दूसरा, नेहरू रिपोर्ट में वर्णित सभी योजनाओं को समाप्त कर दिया गया। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेता अपनी संपूर्ण शक्ति भारत की पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने की दिशा में लगाएंगे। सभी कांग्रेसी और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले लोग भविष्य में होने वाले चुनाव में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लेंगे और वर्तमान में जो लोग काउंसिलों के सदस्य हैं वो अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे देंगे। इसके साथ ही इसमें निर्णय लिया गया कि महासमिति जो होगी कांग्रेस की, उसको ये अधिकार दिया गया कि ब्रिटिश सरकार के साथ यथासंभव स्वेच्छापूर्वक किसी भी प्रकार का सहयोग न करे, आवश्यकता पड़ने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन या चकबंदी कार्यक्रम शुरू करें। पूर्ण स्वराज की स्थापना हेतु ब्रिटिश सरकार से कोई समझौता नहीं किया जाए। लाहौर अधिवेशन के इन निर्णयों से 26 जनवरी को भारत के कोने कोने में उस अधिवेशन में ही ये निर्णय लिया गया था कि हम लोग अब अपने आप को स्वतंत्र समझेंगे और 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो आपको इस 26 जनवरी को जो लाहौर अधिवेशन में घोषित किया गया कि हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो कुछ इसी की याद में हमारा जो गणतंत्र दिवस हम लोग जो मनाते हैं तो उसकी तारीख 26 जनवरी इस दिवस के महत्व को देखते हुए ली गई। अब शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 30 जनवरी 1930 की बात है जब गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया में वायसराय के सम्मुख अपनी जो उनकी मांगें थी वो मांगें रखी और साथ ही गांधी जी ने ये चेतावनी भी दी कि यदि ये मांगें स्वीकार नहीं की जाती तो एक ब्रिटिश सरकार को एक सशक्त आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो मांगें सौंपी गांधी जी ने, वो मांगें क्या थी? उसमें 11 मांगें थी, जिनमें पहली मांग ये थी कि पूरी तरह से मदिरा का निषेध कर दिया जाएगा। दूसरा, विनिमय की दर जो थी 1 शिलिंग 4 पैंस वो रख दी जाए। ज़मीन का आधा लगान कर दिया जाए और उस पर काउंसिल का नियंत्रण रहे। नमक कर, तो सबसे महत्वपूर्ण इस आंदोलन में इसको ध्यान देने का है कि नमक कर को गांधी जी ने एक मुद्दा बनाया, नमक को, और ये कहा गया कि नमक कर सरकार समाप्त कर दे। सेना का जो खर्च है, क्योंकि उस पर बहुत सारा भारत का पैसा व्यय होता था, तो ये डिमांड रखी गांधी जी ने कि सेना के व्यय में कम से कम 50% की कमी की जाए। बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए। विदेशी कपड़ा, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, विदेशी कपड़े के आयात को बंद कर दिया जाए या उसको निषेध कर दिया जाए। भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहें। सभी राजनीतिक बंदी जो हैं वो छोड़ दिए जाएं और उन पर से जो राजनीतिक कारणों से जो मुकदमे लादे गए हैं वो मुकदमे ब्रिटिश सरकार वापस ले ले। जिन भारतीयों को भारत से निर्वासित कर दिया है ब्रिटिश सरकार ने, उन्हें भी वापस देश में आने दिया जाए। गुप्तचर पुलिस, जिसका बड़ा आतंक था, उसको गांधी जी ने मांग रखी कि गुप्तचर पुलिस को हटा लिया जाए और उस पर जनता का नियंत्रण हो। और 11वीं मांग थी
कि आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने के लिए लाइसेंस या दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार किसी भी तरह के समझौते के पक्ष में नहीं थी, तो अपने अड़ियल स्वरूप के या अहंकारी स्वरूप के हिसाब से ही उन्होंने इन सारी गांधी जी की मांगों को ठुकरा दिया। 14, 15 और 16 फरवरी को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक साबरमती में हुई। इस बैठक में कांग्रेस कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के संबंध में एक प्रस्ताव पास किया। इस आंदोलन के स्वरूप निर्धारण, संचालन एवं नेतृत्व सारा का सारा जिम्मेदारी गांधी जी के कंधों पे सौंप दी गई। अब आंदोलन शुरू होता है। 12 मार्च 1930 को 6:30 पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के उद्देश्य से अपने कुछ 79 साथियों को लिया और गुजरात के तट पर स्थित दांडी नामक जो समुद्र का गांव था, समुद्र के किनारे, वहां के लिए प्रस्थान किया और 12 मार्च को चल कर के ये 6 अप्रैल को जो है 1930 को दांडी पहुँचे। समुद्र तट पर अपने हाथों से नमक उठा करके नमक कानून को तोड़ा, उल्लंघन किया। दांडी यात्रा के, अब ये तो हमारे अब के हिसाब से हम सोचे तो बहुत छोटी सी बात है कि समुद्र किनारे नमक पड़ा था, उसको उठा लिया, तो इसमें, लेकिन उस समय नमक पे लाइसेंस रहता। ब्रिटिश सरकार के अलावा ये नमक कोई और बेच नहीं खरीद सकता था, नकरे ना तो बना सकता था। तो इस तरह से एक ऐसे मुद्दे को, जो नमक जैसा आम जन से जुड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे को गांधी जी ने लिया और एक तरह से नमक को उठा करके अपने हाथों से जो ब्रिटिश कानून था, उस कानून को तोड़ने का काम उन्होंने किया। इसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस जो हैं नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से करते हैं। गांधी जी की ये जो यात्रा थी, इसका गांधी जी की इस कार्य से पूरे देश में जो चौरी चौरा के कारण स्थगित हुए आंदोलन का निराशा में था, उसमें फिर से एक नई उत्साह और जोश की लहर आ गई। जगह जगह नमक कानून तोड़े गए, कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई। मध्य प्रदेश में जंगल कानून और कलकत्ता में सेडिशन एक्ट जो था, उसका उल्लंघन किया गया। सभी जगह हड़तालों और प्रदर्शनों की धूम मच गई। जगह जगह सार्वजनिक सभाएं हुई। कलकत्ता, मद्रास, पटना, कराची, दिल्ली, नागपुर, पेशावर आदि स्थानों में भी हड़तालों का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा गया। सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों ने इस बीच अपनी नौकरियां छोड़ दी। अनेक विधायकों ने काउंसिलों से इस्तीफा दे दिया। महिलाओं ने शराब और अफीम की जो दुकानें थीं, उन पे धरना दिया। उन दुकानों के गुंडों की, मालिकों के गुंडों की मार से विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। नवयुवकों ने सरकारी स्कूल कॉलेजों का त्याग कर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाया गया। किसानों ने कर देना बंद कर दिया। बम्बई में अंग्रेज व्यापारियों की मिलें बंद हो गई। गांधी जी के आह्वान पर लोगों ने जाति भेद, छुआछूत को समाज से समाप्त कर देने का बीड़ा उठाया। समस्त सरकारी काम ठप हो गए। जून 1930 तक सारा देश विद्रोह के रास्ते पर चलता हुआ दिखाई देने लगा। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन में पूरी तरह तटस्थता की नीति का पालन किया, लेकिन फिर सीमांत प्रांत में राष्ट्रवादी मुसलमान नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, पठान कौम, जो गांधी जी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में उमड़ी, और पठानों जैसे हिंसक कौम भी गांधी जी के सत्याग्रह को अहिंसा को पूरी तरह अपना लिया। और फिर खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार ने
आर्य जमीयत उल उलेमाए हिंद के हजारों अनुयायियों ने इस आंदोलन में भाग लिया। एक तरफ जहां ये आंदोलन दिन पर दिन अपना स्वरूप व्यापक कर रहा था, वहीं सरकार भी इस आंदोलन को पूरी तरह कुचल देने के मंशा में थी। सरकार ने दमन चक्र चलाया। देशव्यापी आंदोलन के दमन के लिए अपनी पूरी शक्ति सरकार ने लगा दी। कांग्रेस को एक गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। आंदोलन आरंभ भी नहीं होने पाया था कि उसके पहले ही हजारों स्वयंसेवक किसी न किसी बहाने जेलों में डाल दिए गए। सुभाष चंद्र बोस को 1 वर्ष के लिए कारागार में भेज दिया गया। गांधी जी की दांडी यात्रा के बाद तो सरकार ने आंदोलन को निर्ममतापूर्वक कुचलना शुरू किया। पुलिस ने लाठी गोली चलाना अपने दैनिक कार्य में शामिल कर लिया। कलकत्ता, पेशावर आदि स्थानों में स्वयंसेवकों की टोलियों पर गोलियों और बमों की वर्षा की गई, परंतु जनता के उत्साह के कारण आंदोलन थमने का नाम नहीं लेता। 5 मई को सरकार ने गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि नेताओं सहित हजारों लोगों को बंदी बना लिया। 1931 के आरंभ में लगभग 90,000 व्यक्ति जेलों में कैद थे और सरकार ने 67 समाचार पत्रों का प्रकाशन बंद कर दिया। महिलाओं को भी इसी तरह की कठोरता का व्यवहार झेलना पड़ा। बोरदस में पुलिस ने 21 जनवरी 1931 को औरतों को गिराकर अपने बूटों से, जिसमें लोहा लगा होता था, बूटों से उनके सीनों तक को कुचल के अपनी बर्बरता का परिचय दिया। करबंदी आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने संपत्ति को बलात् ग्रहण करना, कुर्क करना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे गांव उजड़ गए। ये सब घटनाएं हो रही थी। इस बीच समझौते के प्रयत्न भी हो रहे थे और होता है दोनों पक्षों के बीच गांधी इरविन समझौता। जब सरकार शक्ति से इस आंदोलन का दमन नहीं कर पाई तो उसने समझौते के लिए हाथ बढ़ाया। तेज बहादुर सप्रू और जयकर आदि ने समझौते का प्रयत्न किया। अंततः जनवरी 1931 में गांधी जी और कुछ अन्य नेताओं को कारावास से छोड़ दिया गया। इसी वर्ष 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके तहत यह आंदोलन समाप्त कर दिया गया। समझौते में कुछ शर्तें थीं जिनके अनुसार सरकार ने स्वीकार किया कि वह सभी अध्यादेशों व मुकदमों को वापस ले लेगी और अहिंसक आंदोलन करने वाले सभी कैदियों को रिहा करेगी। समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को ये भी छूट दी गई कि जो लोग समुद्र के किनारे रह रहे हैं वो लोग नमक बना सकते हैं। उनके नमक लेकिन वो अपने इस्तेमाल के लिए बना सकते हैं। व्यावसायिक उद्देश्य के लिए अगर वो भी बनाएंगे तो वो नमक कानून का उल्लंघन में ही आएगा और वो ब्रिटिश कानून का उल्लंघन के आरोप में जो भी उसकी सज़ा होगी वो दी जाएगी। लेकिन ये छूट दी गई कि जो लोग समुद्र के किनारे रह रहे हैं वो अपने इस्तेमाल के लिए नमक बना सकते। और कार्यक्रम क्या था इस आंदोलन का, सविनय अवज्ञा का? तो इसमें विनय के साथ साथ गलत कानूनों की अवज्ञा करना, उनकी अवहेलना करना। नमक कानून से भारतीय संतुष्ट थे, अतः प्रत्येक ग्राम में नमक कानून तोड़ करके नमक बनाया गया। विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल आदि छोड़ दिए। शराब और विदेशी दुकानों में स्त्रियों ने धरना दिया और जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और जनता ने सभी तरह के अत्याचार पूर्ण करों को देना मना कर दिया। ये पहला आंदोलन हम देखते हैं जो गांधी जी के नेतृत्व में चला। तो इस आंदोलन में पहली बार भारत की महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलीं और एक सशक्त अपनी भागीदारी की। उन्होंने शराब की दुकानों पे धरना दिया
और दिल्ली में तो 1600 स्त्रियों को ऐसा धरना देने के लिए कैद भी कर लिया गया। जगह जगह नमक कानून तोड़े गए, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन स्थापित किया, जिसके सदस्य लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। नागालैंड की 13 वर्ष की रानी गोडनलिऊ ने विद्रोह का झंडा उठाया। 1932 में आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस प्रकार पूरे भारत में ये आंदोलन तेजी से फैला। 90,000 से ज़्यादा सत्याग्रहियों को और प्रमुख कांग्रेस के नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया। इसका प्रभाव क्या पड़ा भारत की राजनीति पर? इसका तीव्र और देशव्यापी आंदोलन ने एक और सशक्त भारत में सशक्त राष्ट्रीय चेतना का उत्साह का संचार किया, तो दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार की चिंताएं भी बढ़ा दी। वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश सरकार ने समस्या के समाधान हेतु विभिन्न राजनीतिक दलों से बात करने के लिए इंग्लैंड में लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला लिया और फिर आगे बातचीत शुरू हुई। तो इस टॉपिक के या इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व को हम चर्चा कर लें तो हम देखते हैं कि इसके बहुत महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव हुए। इस आंदोलन में एक तो पहली बार बड़ी संख्या में भारतीयों ने भाग लिया, जिसमें मजदूरों, किसानों से लेकर उच्च वर्ग तक के लोग शामिल थे। करबंदी के प्रोत्साहन से किसानों में भी राजनीतिक चेतना और अपने अधिकारों को हक को मांगने के लिए संघर्ष की क्षमता विकसित हुई। जनता में आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन, बलिदान के गुण आए जो स्वतंत्रता की नींव बने। और जनता ने अब समझ लिया कि युगों से देश के दुखों का निवारण के लिए दूसरों का मुख ताकने से कुछ नहीं होगा। अंग्रेजों के वायदों और सद्भावना में भारतीय जनता विश्वास अब उसका नहीं रहा। अब जनता के सारे वर्ग स्वतंत्रता चाहने लगे। कांग्रेस की कमजोरियों को भी इस आंदोलन ने स्पष्ट किया। तो आज इसमें इतना ही इस विषय पे। फिर हम लोग अगली क्लास में जब मिलेंगे तो आगे इस भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के चैप्टर में आगे फिर बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।